हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन एल्गी एक विस्तृत रूप से समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में ये विस्तृत रूप से है और हाई स्कूल लेवल पर ये शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में। और ध्यान दीजिएगा कि यह जो 13 सितंबर का आपका ये नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, यह सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया और 13 सितंबर को ही होगा। इसलिए आप लोग जो भी टॉपिक दिया जा रहा है रेगुलर आप इसको डिस्कस करते रहिए, रेगुलर आप पढ़ते रहिए, और जितने भी क्वेश्चन ना आए आप लोग हमेशा उसको जो है व्हाट्सएप के जरिए आप पूछते रहिए, जैसे और बच्चे पूछ रहे हैं आप लोग भी पूछते रहिए। तो इस तरह से नीट को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसको ध्यान में रख करके अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑफ इंटरवल बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है, और जितने वीडियोज हमारे हैं आप टोटल वीडियोज की स्टडी करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन को आप जो है परफॉर्म करेंगे, बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एल्गी में जो रिप्रोडक्शन, मैंने कहा कि ये जो टॉपिक मेरा है ये हायर लेवल का टॉपिक है, ये मैं लोअर लेवल पर नहीं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यह आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, जिसकी शुरुआत इंटरमीडिएट से हो जाती है। हाई स्कूल लेवल पर सिर्फ ये एग्जाम्पल में आता है और इंटरमीडिएट लेवल पर एक्सप्लेनेशन देता है, ग्रेजुएशन लेवल पर वेल एक्सप्लेनेशन दे देता है, और पीजी लेवल पर आप इसके इंटरनल वे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो ये आपको अब से जब तक आप पढ़ेंगे तब तक के लिए है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इसमें ले सकते हो हमसे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज जो है लीजिएगा। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मैंने एल्गी के विषय में बताया, तो एल्गी में आप ध्यान दीजिएगा कि एल्गी ये एक थैलस है। थैलस क्या होता है? इन दोज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर एनिमल दे हैव नॉट बी डिवाइडेड इन बिटवीन रूट लीव्स एंड स्टेम। ऐसे पौधे जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, ऐसे पौधों को हम थैलस कहते हैं या थैलोइड कहते हैं, बैग लाइक कहते हैं। इसीलिए इनको फाइलम थैलोफाइटा के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई यू आर डिस्कस द एल्गी एंड फंगस आर थैलोफाइट्स, एल्गी और फंगस को आप थैलोफाइट में क्यों डिस्कस करते हैं? बिकॉज ऑफ these categories of plant have not been divided in between root, leaves and stem। इस प्रकार के पौधे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बैग लाइक, थैलोइड या थैलोफाइटा के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल वे में एक सामान्य सा जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप इसके विषय में देखिए। एक सामान्य सा स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स का मैं बना रहा हूं। इस तरह से एक यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर देखिए, ये यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर बन गया। इसका ये होल्ड फास्ट होता है, ये होल्ड फास्ट। ध्यान दीजिएगा, यूलोथ्रिक्स इस तरह से यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगारा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा में डिफरेंस भी देख लीजिएगा। तो यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगारा में अंतर जो होता है, मोस्टली आपको अभी से क्लियर हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर देखिएगा डॉट डॉट कर कब चल रहा है, इसका मतलब हो गया कि बीच की सेल और भी है। और यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें। बेसल सेल पर आ जाए, जब हम नीचे की तरफ आते हैं, बेसल सेल की साइड में आते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये सेल जो होती है ये नॉन क्लोरोफिलस होती है, और ऊपर की सेल जो होती है हाफ मून शेप्ड है। ये सेल हाफ मून शेप्ड है, हाफ मून शेप्ड यहाँ पर आप देखिएगा। और इसके बाद जितना भी आप देख रहे हैं, इस साइड में आप देखिएगा, इस साइड में जो क्लोरोप्लास्ट है इसका, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट है इसका, इस साइड का ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें। तो इस साइड में आप जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं इसमें और इस साइड के क्लोरोप्लास्ट में आप डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस में आप देख रहे हैं कि स्पायरोगारा या स्पायरोगारा है या स्पायरोगारा है। स्पायरोगारा में अगर आप देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप में आपको मिलेगा, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। लेकिन अगर यूलोथ्रिक्स में आप देखेंगे, ये यूलोथ्रिक्स का प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, ये यूलोथ्रिक्स का है। यूलोथ्रिक्स के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कलर शेप्ड है। शर्ट का जो कलर होता है जस्ट एज लाइक ए कलर शेप्ड जो होता है, क्लियर? इसका जो देखेंगे आप तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कलर शेप्ड है और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप्ड है, क्लियर?
तो इस तरह से अगर आप जो है क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखेंगे तो आप आसानी पूर्वक इसमें जो है डिफरेंस शो कर पाएंगे, कहां पर ये जो है क्लियर कर पा रहा है, कहां पर नहीं क्लियर कर पा रहा है। लाइट बढ़ा दे जैसे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मैंने बताया अभी आपको कि इसमें जो ग्रेन्यूल लगा हुआ है इसी के अंदर पायरिनोइड ग्रेन्यूल भी है। अगर इसके अंदर पायरिनोइड ग्रेन्यूल भी है तो पायरिनोइड ग्रेन्यूल का पाया जाना जो यह इंडिकेट कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है कि यह जो है पिगमेंट यह अपने आप फूड फॉर्मेशन करेगा। पायरिनोइड ग्रेन्यूल ये अपने आप फूड फॉर्मेशन करेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है इसकी सेल को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। दे आर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट एपिकल सेल, नोट करिएगा, एपिकल सेल। सेकंड इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी सेल। एंड थर्ड बेसल सेल। बेसल सेल को जो है हम होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट यहां पर एक एयर बबल के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का अर्थ होता है कि जहां पर ये अपने बेसिक से बेस से आकर के ऐड हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, उसको हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर अकर इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पारोगैरा बोथ। अंडरस्टैंड? यूलोथ्रिक्स और स्पारोगैरा दोनों में ये 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। पहली जो है ऊपर की कोशिका जो होती है इसको एपिकल सेल बोला गया, जो हाफ मून शेप होती है। नोट कर चलिएगा, हाफ मून शेप, अर्धचंद्राकार होती है, हाफ मून शेप। उसके बाद की सेल आप देख रहे हैं जो चौड़ाई में कम है, ध्यान दीजिएगा, इसकी चौड़ाई कम है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये देखिएगा, यहां पर इसको ध्यान दीजिए, इसको और दोनों को कंपेयर करिएगा। तो यहां पर इस सेल की लंबाई ज्यादा है और यहां पर इस सेल की लंबाई कम है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। इस सेल की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक है और इस सेल की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो अर्थात स्पायरोगारा की सेल की लंबाई ज्यादा होती है, यूलोथ्रिक्स के सेल की लंबाई कम होती है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट का देखिए, क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगारा में स्पाइरल शेप होता है और यूलोथ्रिक्स में जो है ये कॉलर शेप्ड होता है। क्लियर? सेकंड थर्ड कंडीशन देखिएगा, स्पायरोगारा के प्लांट जो होते हैं वो यूलोथ्रिक्स के काफी ज्यादा लंबे होते हैं। जैसे नदी में जो सेवाग आप लोग बोलते हैं, नदी में जो पतले पतले लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं, ये वही है स्पायरोगारा। ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। तो लंबाई में भी डिफरेंस आ गया। लंबाई में डिफरेंस आने का मेन रीजन मैंने बता दिया कि सेल का इलांगेशन। अगर इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी है, जाहिर सी बात है प्लांट इसका लंबा होगा, और इसकी कोशिकाएं छोटी छोटी हैं, जाहिर सी बात है कि इसका प्लांट छोटा होगा। क्लियर हो गया? अब आइए आगे देखते हैं कि यहां पर ये प्लांट छोटा है, लेकिन दोनों के लिए आपको बेस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको होल्ड फास्ट कहा गया। जहां पर आधारी कोशिका, तो आधारी कोशिका पर नीचे एक एयर बबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एयर बबल। एयर बबल होता है वायु का बुलबुला। एयर बबल बनाकर उसी के आधार पर ये पूरी बॉडी को टिकाए रखते हैं अपना किसी जो है सॉलिड सबस्ट्रेटम पर, या कहा जाए ठोस आधार पर ये चिपक करके अपने पूरे पौधे को खड़ा रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे हैव नॉट बीन डिवाइडेड इन बिटवीन रूट लीव्स एंड स्टेम। इसमें आपने ना तो कोई जड़ देखा है, ना तो कोई तना देखा है, ना तो कोई पत्ती आपने देखा है। ठीक है? ऐसे इसमें भी आप देख रहे हैं, ना तो कोई जड़ दिखाई दे रही, ना ही कोई तना दिखाई दे रहा, ना ही कोई पत्ती दिखाई दे रही है। तो इस तरह के प्लांट को हम ऑलरेडी जो है कहते हैं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर हो गया? ये थैलोफाइट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि चाहे वो थैलोफाइट में एल्गी हो या ब्रायोफाइट हो, सॉरी एल्गी हो या फिर एल्गी में या फंगस है। एल्गी में ले रहे हैं हम यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। क्लियर? एल्गी में हम यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा ले रहे हैं। तो ये दोनों जो रिप्रोडक्शन का इनका जो प्रोसेस होता है, जनन की जो प्रक्रिया होती है, तो अगर हम एल्गी को देखें तो एल्गी में रिप्रोडक्शन दे रहा है जनरली इन द 11 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आई हैव सीन। हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स। 11 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। बट इन द केस ऑफ ईयर वी आर डिस्कसिंग ओनली 5 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दिस? जूस्पोर मेथड, एप्लानोस्पोर मेथड, हिप्नोस्पोर मेथड, एकाइनीड एंड पोमेला स्टेज। जूस्पोर को कहा जाता है चलबीजार्डविद। नोट करते चलिएगा, इसको कहा जाता है जूस्पोर को कहते हैं चलबीजार्डविद, एप्लानोस्पोर को आचलबीजार्डविद,
हिप्नोस्पोर को सुप्त बीजाणुविद, एकाइनीट निश्चेष्ट बीजाणु, पामेला स्टेज श्लेष मस्तता, पामेला स्टेज को हम बोलेंगे श्लेष मस्तता। इस तरह से आप देख रहे हो कि इनके अलग अलग टाइप्स को हमने एक्सप्लेनेशन में दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी में जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिक, पामेला स्टेज, इसके बाद ढेर सारे हैं, बैसिडियोस्पोर, टेलिटोस्पोर, यूरिडोस्पोर, समझ रहे ना। इसके बाद ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन हैं। इस रिप्रोडक्शन में आप देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर मैंने पहले तो प्लांट में डिफरेंस कर दिया, क्लियर हो गया। अब प्लांट के डिफरेंस के बाद आइए एक एक का डिफरेंस करते हैं, जूस्पोर पर चलते हैं, क्लियर है ना। जूस्पोर को कहा जाता है, जूस्पोर को हम सिंपली बोलते हैं कि चल बीजाणु बीज। तो ये चल जूस्पोर मींस होता है चल बीजाणु। आइए देखते हैं जूस्पोर कैसे चलते हैं इसमें। तो इसको इरेज कर भाई। तो आप देखिएगा जूस्पोर मेथड में किस तरह से आप लोग जो है फिगर बहुत तेजी से बनाते रहिएगा आप लोग। जूस्पोर मेथड में आइए देखते हैं जूस्पोर मेथड में किस तरह से हो रहा है। जूस्पोर का साथ सीधा सा अर्थ होता है चल बीजाणु। अभी देखिएगा बीजाणु बनेगा लेकिन चलने वाले बीजाणु, अर्थात इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, यहाँ आप देखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट हो गए और यहाँ पर आप देखिएगा इसमें फ्लैजिया हो गया। समझ आया ना। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसमें जो फ्लैजिया आप देख रहे हो, इसी फ्लैजिया की सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। और फ्लैजिया भी इसमें देयर आर सिंपली बी सीन है 2 टाइप्स। इसमें स्पोर भी जो दिखाई देगा हमको 2 प्रकार का दिखाई देगा। एक का बेसल पोर्शन जो होता है, एक का बेसल पोर्शन जो होता है वो ब्लंट है, मुथरा हुआ है, इसको हम ऑलरेडी फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। और मेल की पहचान जरा देखिएगा आप लोग, सेम एज लाइक बट सिंपल सा डिफरेंस आप देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। यहां आप देख सकते हैं कि इसका बेसल पॉइंट जो होता है ये नुकीला होता है। इसका जो बेसल पॉइंट आप देख रहे हो, ये बेसल पॉइंट ये नुकीला हो गया। तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट की साइज सेम है, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये तो यहाँ पर ये आई स्पॉट पाए जाते हैं, जो कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके आई स्पॉट इसके वेस्टिजियल ऑर्गन है, ध्यान दीजिएगा। इसको आई स्पॉट बोला गया, आई स्पॉट, EYES, आई स्पॉट। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो एक को मेल, एक जो फीमेल गैमीट होता है और ये मेल गैमीट होता है। तो गैमीट का डिफरेंशिएशन शो हो गया। तो जूस्पोर मेथड में ये जब सेल से बाहर आते हैं, कोशिका से बाहर आते हैं, सेल से बाहर आते हैं, जैसे प्लांट की मान लीजिए सपोज दैट प्लांट की सेल होती है और इस प्लांट की सेल में सेल ऑर्गेनल्स टोटल जो है ये कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे जो है 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बनते हैं इसमें। तो यहाँ पर 16 से लेकर के 32 तक बनते हैं। तो 16 बनेगा, नहीं तो 32। हम अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं 16 बन रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसके अंदर डेवलप करेंगे। जब ये डेवलप करेंगे तो ये प्लांट बॉडी जो है टूट जाएगी और ये स्पोर जो है सबके सब बाहर आ जाएंगे। सारे स्पोर क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद ये कंडीशन देख रहे हैं आप, स्पोर सेल के अंदर से बाहर आ गए इस कंडीशन में। और ये जो है 48 से लेकर के 72 आवर्स तक फ्री फ्लोटिंग करते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जो स्पोर है चल बीजाणु विधि है, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसके बाद अपने फ्लैजिला को सेड ऑफ कर देते हैं। सेड ऑफ मींस होता है झाड़ देना, गिरा देना। अपने फ्लैजिला को गिरा देते हैं और गिराने के बाद ये अपोजिट साइड में हो जाएंगे। प्लांट ऐसे अपोजिट साइड में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। स्पोर इसका अपोजिट साइड में हो जाएगा, ऐसे विदाउट फ्लैजिलेट हो गया, अपोजिट साइड में हो गया। और ऊपर से ही ये सेल का डिफरेंशिएशन, सेल का डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिएगा, ये सेल का डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। अब आप सेल का डिवीजन देख रहे हैं जो स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि और ज्यादा डेवलप करेंगे, और ज्यादा डेवलप करेंगे, तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक ये इस तरह से अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, इस तरह से इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये स्पोर है जो आसानी से डेवलप किए। तो कैसे स्पोर रहे? जू स्पोर रहे, ठीक है, समझ आ रहा है। जू स्पोर में भी एक मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चूंकि इसमें मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है सेक्स ऑर्गन्स पाया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, अनुओगैमस, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, नोट करिएगा। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस,
एनाइसोगैमस एंड थर्ड ओवोगैमस। ओवोगैमस, आइए देखते हैं एक एक करके। आइसोगैमस का साधारण सा अर्थ होता है जहां पर युग्मक एक दूसरे के समान हो, समयुग्मनजी, उसको आइसोगैमस कहा गया। क्या बोला गया? आइसोगैमस मीन्स जिस साइज का मेल है उसी साइज का फीमेल भी होगा। क्लियर है ना? जिस साइज का मेल है उसी साइज का फीमेल होगा तो आइसोगैमस कहा जाएगा। एनाइसोगैमस में जो है वो फीमेल बड़ा हो सकता है या मेल बड़ा हो सकता है, दोनों में से एक जो है एक की साइज बड़ी और एक की साइज छोटी होगी। और वो गैमस में डायरेक्टली डिवाइड कर जाएंगे सब। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओवोगैमस। ओवोगैमस को कहा जाता है एंडियूजी। तो आइसोगैमस समयुग्मकी, एनाइसोगैमस असमयुग्मकी। तो आइसोगैमस में समयुग्मकी अर्थात जिसमें युग्मक जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। जिसमें युग्मक जो होते हैं वो समान होते हैं। तो आपने देखा कि अगर इसमें युग्मक समान है इसको हमने आइसोगैमस का नाम दिया। अगर युग्मक समान है तो हमने क्या नाम दिया? आइसोगैमस का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर युग्मक असमान होंगे तो हम कहेंगे एनाइसोगैमस। और युग्मक की समानता असमानता को हटा दिया जाए और ये देखा जाए डायरेक्टली कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे इनके प्लांट का डिवीजन स्टार्ट होता है, कैसे डेवलपमेंट की क्रिया करते हैं, तो उसको कहा जाता है ओवोगैमस। क्या बोलते हैं? अनडीयूजी, ओवोगैमस। युग्मक जो बनता है वही डायरेक्ट डेवलप करके नया प्लांट बना लेगा। जो यहाँ युग्मक बन रहा है इसके अंदर वही एक सेल के अंदर एक युग्मक बनेगा, वही डायरेक्ट जो है जब ये बॉडी वाल डिकेट कर जाएगी, सड़ जाएगी तो युग्मक यहाँ से निकल करके डायरेक्ट सीधा प्लांट बना लेगा। समझ में आया कि नहीं? ये होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओवोगैमस। ये तब की कंडीशन है जब रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। आइए देखते हैं सेकंड प्रोसेस पर, जूस्पोर मेथड। चल बीजाड़ क्यों कहा गया इसको? हाँ, इसलिए कि यह फ्लैजिला के कारण लोकोमोशन कर रहा है। अगर ये विदाउट फ्लैजिलेट होता तो लोकोमोशन ना करता। फ्लैजिला है, लोकोमोटिव ऑर्गन है ना इसमें। अगर ये फ्लैजिला के कारण लोकोमोशन पानी में अपने हाथ पैर को चला रहा है, अपने फ्लैजिला को चला रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर फ्लैजिला को चला रहा है तो लोकोमोट करेगा, गति करेगा। और इसी को इसलिए इसको कहा गया जूस्पोर, चल बीजाणु। और चल बीजाणुओं में आपने देखा कि हमेशा अगर रिप्रोडक्शन का केस देख रहे हैं तो मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मेल ही फीमेल की साइड में गति करेगा। फीमेल हैव नॉट बी मूव टुवर्ड्स मेल। अंडरस्टैंड? फीमेल मेल की साइड में नहीं जाएगा, मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। मेल ही फीमेल की साइड में मूवमेंट करता है। आगे देखिएगा, इसको हमने जूस्पोर मेथड में बता दिया। क्लियर है ये जूस्पोर मेथड? एनी प्रॉब्लम? तो जूस्पोर में कहा गया चल बीजाणुओं की संख्या हर कोशिकाओं में अलग अलग बनती है। किसी में 8 बनेंगे, किसी में 16 बनेंगे। क्लियर है ना? ऐसा नहीं जितनी कोशिकाएं सारी कोशिकाओं में स्पोर बने ही, कुछ कोशिकाओं को छोड़ भी कुछ कोशिकाओं में स्पोर ही नहीं बनते। तो ऐसे प्लांट के लिए जब डिसफेवरेबल कंडीशन आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो करते क्या है कि ये डिसफेवरेबल कंडीशन में ये जो है इनकी बॉडी वाल डिकेट कर जाती है, सड़ गल जाती है। जब बॉडी वाल सड़ गल जाएगी तो स्पोर क्या होंगे? अपने आप बाहर निकल आएंगे। और बाहर निकल करके अगर जब क्लाइमेट इनके फेवरेबल होगा तो फ्लैजिला को डेवलप करके लोकोमोट करेंगे। और जूस्पोर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जूस्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन के 3 पॉइंट्स आपको हमेशा नोट करने हैं। कौन कौन से? फेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर स्लो हो, लो टेम्परेचर हो, स्लो फ्लो रनिंग वाटर हो, ह्यूमिडिटी क्लाइमेट की बनी हुई हो। 3 बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वायु का तापमान जो है वो कम होना चाहिए, जमीन में जहां पर यह है वहां पर आर्द्रता बनी होनी चाहिए, और जल बहता हुआ होना चाहिए। स्टोरेजिंग वाटर में ये कम दिखाई देते हैं, बट रनिंग वाटर में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे वाटर जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसमें इनकी ये जो है ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जूस्पोर बोला गया चल बीजाड़ इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें लोकोमोशन हो रहा है। जिसमें लोकोमोशन नहीं होगा बेटा उसको चल बीजाड़ नहीं कह करके क्या बोलेंगे? अचल बीजाड़। अचल बीजाड़ को हम कहते हैं एप्लाइनोस्पोर। क्लियर है? बोलिए। इसको हम बोलते हैं अचल बीजाड़। अचल मतलब होता है जिसमें चलने की स्थिति ना हो, अर्थात स्पोर का फॉर्मेशन देखिएगा ध्यान से। इसमें भी स्पोर बनेंगे लेकिन कोई भी स्पोर के अंदर मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, अर्थात ये विदाउट फ्लैजिलेट होंगे। क्लियर हो गया? तो अचल बीजाड़ में फ्लैजिला नहीं बनता, चल बीजाड़ में फ्लैजिला बनता है। क्लियर हो गया? तो आप देखिएगा एप्लाइनोस्पोर मेथड में आइए देखते हैं।
ये प्लानोस्पोर मेथड में इस तरह से जो है बीजाणु तो बन गए, लेकिन इसमें फ्लैजिला ही नहीं आया, फ्लैजिला एब्सेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गए, सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये विदाउट फ्लैजिलेट है। इसका मतलब इसमें लोकोमोशन नहीं होगा। जब ये लोकोमोशन नहीं होता है तो ये सीधा आकर के नीचे गिर जाते हैं। क्या करते हैं? नीचे आकर के गिर जाएंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन, चूंकि ऊपर का पॉइंट हल्का है और नीचे का पॉइंट भारी है, तो ये इस तरह से घूम जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, ऐसे। और नीचे जो एपेक्स पार्ट आप देख रहे हैं, ये बेसल सेल बना लेते हैं, उसके बाद सेल में रेगुलर डिवीजन स्टार्ट करके प्लांट को लंबा कर देते हैं, रेगुलर डिवीजन करके प्लांट को लंबा कर देते हैं। हाँ, तो ये जो है ये एसेक्सुअल में ही है, ये एसेक्सुअल का ही है। इसमें सेक्स ऑर्गन अभी नहीं, सेक्सुअल इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस मेथड को कहा गया एप्लानोस्पोर, माने अचल बीजाणु, जिसमें लोकोमोशन नहीं हो रहा है। अचल मतलब जो चलने की गति में अक्षम हो, इसीलिए इनको बोला गया एप्लानोस्पोर मेथड, ठीक ना। हिप्नोस्पोर मेथड देखिएगा, सुप्त बीजाणु विधि क्या होती है। अगला देखिएगा हिप्नोस्पोर मेथड। हिप्नोस्पोर को सामान्य भाषा में कहा गया सुप्त बीजाणु। इसको देखिएगा, सुप्त बीजाणु क्यों कहा जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये कंडीशन जब फेवरेबल है तो ये बॉडी के अंदर बन गए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब कंडीशन फेवरेबल है कि ये बॉडी के अंदर इस तरह से बन गए, बन तो गए ये, लेकिन बनने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बाहर नहीं निकल रहे हैं बॉडी वाल। अब ये हिप्नोस्पोर की कंडीशन में आ गए, सुप्त बीजाणु। यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या 4 से लेकर के 8 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अर्थात इनका न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होगा 2 बनेंगे, दूसरी बार डिवाइड होगा तो 4 बनेंगे, और दूसरी बार तीसरी बार डिवाइड हो जाएगा तो 8 बनेंगे मैक्सिमम। मिनिमम इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, मैक्सिमम इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो हम सपोज दैट मिनिमम मान के चलते हैं 4 होती है। कितना मान चलते हैं? 4 होती है। तो ये 4 स्पोर जो इसके अंदर बना हुआ है, इस तरह से 4 स्पोर जो इस तरह से इसके अंदर बना हुआ है, ये ऐसे इसमें पड़ा, चूंकि ये हिप्नोस्पोर है, ध्यान दीजिएगा कैसा स्पोर है, हिप्नोस्पोर, जिसको कहा गया सुप्त बीजाणु विधि। क्या बोला गया इसको? सुप्त बीजाणु विधि, हिप्नोस्पोर बोला गया। ये ऐसे इसी के अंदर पड़ा रहेगा, ऐसे इसी के अंदर पड़ा रहेगा। जब कंडीशन जैसे पड़ा है हिप्नोस्पोर, तो ये बॉडी वाल भले ही इसकी सड़ गल जाए, क्योंकि क्लाइमेट डिसफेवरेबल हो गया तो बॉडी वाल सड़ गल सकती है। जब बॉडी वाल सड़ गल सकती है तो बॉडी वाल सड़ जाने के बाद ये स्पोर बाहर आ जाएंगे, ये स्पोर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, लोग बिल्कुल इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना है, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होनी है, कोई गति नहीं करेंगे ये। जब इसमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करेंगे तो जहां स्पोर है वहीं पड़े रहेंगे, भाई गति नहीं हो रही, स्पोर जहां है वहीं पड़े रहेंगे। अब इसका स्पोर जहां है अगर वहीं पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं जब कंडीशन इसके फेवरेबल होगी, जब कंडीशन इसके फेवरेबल होगी, यही बीजाणु जो होते हैं, यही बीजाणु अपनी साइज में लॉन्च करेंगे, अपनी साइज में तब ये लॉन्च करेंगे। इनकी साइज जो है तब ये बढ़ेगी, जब कंडीशन इसके फेवरेबल होगी तब इसकी साइज बढ़ेगी। जब इसकी साइज बढ़ जा रही, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर साइज बढ़ गई, अब ये डायरेक्टली जर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर फिर से फ्लैजिला का जर्मिनेशन नहीं होना है कि ये मूवमेंट करें। फ्लैजिला इसीलिए होता है कि उसमें मूवमेंट हो, लोकोमोशन हो, तो इसमें लोकोमोशन की कंडीशन नहीं देखी जा रही है। हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर कहा जाता है सुप्त बीजाणु। ध्यान दीजिएगा, यदि कंडीशन 6 मंथ तक डिसफेवरेबल है, 6 महीने तक कंडीशन डिसफेवरेबल है, ये बीजाणु 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये अपने ऊपर एंडोस्पर्म की एक मोटी लेयर बना लेते हैं तो ये हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। कल मैंने बताया था ना। तो ये 6 महीने तक जो है आसानी पूर्वक इसी में जीवित रहेंगे। और जब कंडीशन इनके फेवरेबल आएगी, अर्थात जब इनको नमी मिलेगी, लो टेम्परेचर मिलेगा, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी मिलेगी, जिसको लो टेम्परेचर बोला गया, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी बोला गया, जब ये आ जाएंगे तब ये जर्मिनेट करके जो है ये बाहर निकलेंगे, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे। जर्मिनेशन का सेम पॉइंट जैसे पहले आपने देखा, ऊपरी भाग नीचे की तरफ, निचला भाग ऊपर तरफ, और ऊपर से डिवीजन होना स्टार्ट करेगा और प्लांट तैयार कर देगा। क्लियर हो गया? डिवीजन सेल से इनलार्जमेंट, सेल से डेवलपमेंट सेम उसी प्रकार से होगा जैसे कि अन्य में आपने पढ़ा है। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। तो इसको हिप्नोस्पोर क्यों बोला गया, सुप्त बीजाणु क्यों बोला गया? क्योंकि ये 6 महीने तक रेस्टिंग पीरियड में है। कितने महीने तक? 6 महीने तक ये रेस्टिंग पीरियड में है।
अगर ये 6 महीने तक रेस्टिंग पीरियड में है, इसीलिए हमने इसको कहा हिप्नोस्पोर है, सुप्त बीजाणु है। आइए देखते हैं एकाइनीट, ये उससे भी ज्यादा चलेगा। आइए इसको देखा जाए। एकाइनीट के केस में सपोज दैट ये आपकी सेल वाल्व है, यहां पर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, फिगर देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सेल वाल्व हो गई, यहां पर आप देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ये इसकी सेल वाल्व हो गई। ये देखिएगा ये सेल वाल्व है। अब ये सेल वाल्व है तो यहां पर आपने देखा इस तरह से है, और ये सेल वाल्व इस तरह से है, देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में हम ले रहे हैं इसको, ये आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ये इसका एक न्यूक्लियस से डिवाइड हो गया, जो है कितने न्यूक्लियस में, 4 न्यूक्लियस में। तो ये 4 न्यूक्लियस इसके अलग अलग ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये 4 न्यूक्लियस इसके अलग अलग हो जाएंगे। हर न्यूक्लियस जो है अपने चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। इस तरह से ये अपने साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए कवर कर लेने के बाद हमारा टॉपिक है एकाइनीट का। देखा, एकाइनीट को कहा जाता है निश्चेष्ट बीजाणु। कौन सा बीजाणु कहते हैं? निश्चेष्ट बीजाणु। नोट करिएगा, एकाइनीट को हिंदी में निश्चेष्ट बीजाणु कहा जाता है, एकाइनीट। अब ये 4 बना लिए, 4 बना लेने के बाद इसी में पड़ा हुआ है, 4 बना लेने के बाद इसी में पड़ा हुआ है। अब ये डेवलप नहीं करेगा, ठीक। अब ये तब डेवलप करेगा जब ये जो है कंडीशन इसके फेवरेबल होगी, या अगर ये डेवलप कर रहा है तो ये बॉडी वॉल को तोड़ देगा। जाहिर सी बात है, अगर इसके अंदर डेवलपमेंट होगा तो बॉडी वॉल को क्या करेगा, ये तोड़ देगा। जब बॉडी वॉल टूट जाएगी तो नेकेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नेकेड हो जाएगा तो इसके समाप्त होने का डर बना रहेगा, इसके खत्म होने का की स्थिति बनी रहेगी, समाप्त हो सकता है। इसीलिए एकाइनीट के मेथड में हर स्पोर अपने ऊपर एक मोटी सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, एक मोटी पुटी का निर्माण कर लेता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जब ये मोटी सिस्ट का निर्माण कर लेगा तो अब रहे कई सालों तक पड़ा रहे, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। हमारे आपके लिए टेम्परेचर 45-60 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर हमारे आपके लिए पहुंच जाता है गर्मी के सीजन में। लेकिन इनके लिए टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाइए आप, लेकिन इनमें ये इनके बीजाणु समाप्त नहीं होंगे। क्लियर है? क्यों नहीं समाप्त होंगे इनके बीजाणु? इसलिए नहीं समाप्त होंगे कि ये अपने ऊपर एक मोटी सिस्ट, एक मोटा कवच धारण कर लिए हैं, और इसी कवच के अंदर ये जो है, ये इसी कवच के अंदर ये सुरक्षित है। क्लियर? इसीलिए इनको एकाइनीट कहा गया। एकाइनीट मीन्स 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने तक ये इसी अवस्था में पड़े रहेंगे। जब कंडीशन इनके फेवरेबल होगी, अर्थात स्लो फ्लो रनिंग वाटर आएगा, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ये कंडीशन फेवरेबल में है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर को। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, पानी को अवशोषित करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी जो वाल होती है स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। पानी को अवशोषित करेंगे तो वाल क्या करेगी? स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। जब इनकी वाल स्वेल कर जाएगी तो आसानी पूर्वक इनकी वाल यहाँ से डैमेज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ये स्पोर हो गए नेकेड, नग्न हो गए। अब ये नग्न होने के बाद कितने महीने बाद? 6 से 8 महीने बाद अब ये स्पोर नग्न हो गए। नग्न होने के बाद अब अपनी साइज में इनलार्जमेंट करेंगे। अब इनकी साइज जो है वो क्या होगी? ऐसे बड़ी होगी। अब आपको देखने में स्पोर लाइक दिखाई दे रहे हैं, पहले स्पोर लाइक नहीं दिखाई दे रहे। एकाइनीट की कंडीशन जो डिसफेवरेबल कंडीशन में होती है, जो प्रतिकूल वातावरण में होती है, डिसफेवरेबल कंडीशन में होती है। अब ये डिसफेवरेबल कंडीशन से ये फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक जर्मिनेशन नहीं करेंगे, तब तक इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि ये जो है जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, उल्टा हो जाएंगे। जर्मिनेशन का ये टॉपिक हमेशा नोट करिएगा। जब भी जर्मिनेशन होगा तो कभी भी आप डायरेक्ट जो है उसके स्पोर को जर्मिनेट नहीं कराएंगे, डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेशन जब भी होगा तो अपोजिट ही होगा। अब ये अपोजिट हो जाएंगे, इस तरह से अपोजिट हो जाएंगे और अपनी साइज को चिपटा करके बड़ा कर लेंगे। भाई ध्यान रहे, जब साइज चिपटी होगी तो लंबाई इनकी बढ़ेगी, और जब ये लंबाई को अपने बढ़ा रहे हैं तो ये इसमें सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल का विभाजन शुरू हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि आप धीरे 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 ये और भी बड़े होते जाएंगे, इस तरह से और भी बड़े होते जा रहे हैं। अब ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए? नए पौधे बदल गए। तो एकाइनीट एक ऐसा मेथड है जिस मेथड की सहायता से आपने देखा कि लंबा समय अंतराल लेते हैं। एकाइनीट में क्या लेते हैं? लंबा समय अंतराल लेते हैं, और लंबे समय अंतराल के पश्चात इसमें डेवलपमेंट की क्रिया होती है। अर्थात जर्मिनेशन की जो क्रिया होगी, जर्मिनेशन का जो प्रोसेस चलेगा वो एक लंबे समय अंतराल के पश्चात चलेगा।
तो इसमें मैंने आगे आपको बताया कि जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए 6 to 8 मंथ का भी टाइम लग सकता है, इसीलिए इसको कहा गया एकाइनीट या निश्चेष्ट बीजाणु। क्लियर हो गया? तो एकाइनीट की कंडीशन ये हो गई, कोई कंफ्यूजन इसमें? एकाइनीट में न्यूक्लियस वो डिवाइड करेगा कितनी बार? 2 बार। एक बार डिवाइड किया 2 बना, 2 बार डिवाइड किया 4 बनाया, हो गया ना? तो 4 जब बन गए स्पोर तो चारों स्पोर इसके अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के पश्चात आपने देखा कि ये चारों स्पोर जो इसके अलग अलग हो गए ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे पड़े रेस्टिंग कंडीशन में एकाइनीट है, 6 से 8 महीने तक रेस्टिंग कंडीशन में ये पड़ा हुआ है। जब रेस्टिंग कंडीशन इसकी ब्रेक करेगी, रेस्टिंग कंडीशन टूटेगी अर्थात स्लो फ्लो रनिंग वाटर होगा, ह्यूमिडिटी क्लाइमेट की बढ़ेगी, क्लाइमेट की आर्द्रता बढ़ेगी, रनिंग वाटर आ जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाए। हाई टेम्परेचर में ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर में एल्गी कभी भी सर्वाइव नहीं करते। जैसे आप देखिएगा जो काई लगी हुई है ये सब एल्गी है, तो जब धूप हो जाएगी सारी एल्गी जो पपड़ी बनाकर सूख जाती है, होती है कि नहीं होता है? लेकिन अगर यही पानी बरस जाए तो आप उस पर स्लिप करके गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी के अंदर एक प्रकार का म्यूसिलेस सिक्रिएट करते हैं। तभी मैं बता रहा हूं पामेला स्टेज में म्यूसिलेस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कंडीशन आई है इसके डेवलपमेंट की और जर्मिनेशन की। अब यहाँ पर ये जर्मिनेट कर गए, जर्मिनेट करने के बाद ये फिर से नया प्लांट बना देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एकाइनीट का जो कंडीशन डिसफेवरेबल होने पर चलता है। लास्ट मेथड आप देखिएगा पामेला स्टेज। पामेला स्टेज को हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मस्थता। जैसे आप देखिएगा श्लेष्मस्थता क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा ये प्लांट की सेल है, ये प्लांट की सेल है, ध्यान दीजिएगा। और ये सेल वॉल हो गई इसकी, क्लियर है ना? ये सेल वॉल हो गई इसकी, ये सेल वॉल हो गई इसकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पोर जो बना हुआ है, ये पामेला स्टेज, ये 4 स्पोर इसमें बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। लेकिन ये चारों इसी सेल के अंदर एक विशेष प्रकार के म्यूसिलेज के अंदर ये चारों बंधे हुए होते हैं। है बंधे? ये चारों एक विशेष प्रकार के श्लेष में, एक विशेष प्रकार के लसिका द्रव के कारण जो है ये बने होते हैं। एक लसलसे पदार्थ के कारण ये बने हुए हैं, इसमें लसलसा पदार्थ भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये लसलसा पदार्थ भरा हुआ है। जब कंडीशन इनके फेवरेबल होती है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करते। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वाटर इनके अंदर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आउटर वॉल इनकी जो होती है डिसॉल्व कर जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कटहल देखा होगा, कटहल का सीड कभी कभी उस फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, होता है ना? ऐसे कभी कभी इनका जर्मिनेशन सेल के अंदर ही स्टार्ट हो जाए। कंडीशन फेवरेबल आ गई तो जर्मिनेशन यहीं स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं फेवरेबल आई तो ये बॉडी वॉल डेटा इंडिकेट करने के बाद, सड़ने गलने के बाद ये म्यूसिलेज सहित आ जाते हैं बाहर आ जाने के बाद वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी वॉल जो है, इनका जो श्लेष्म है, इनका जो बाहरी जो म्यूसिलेज है ये डिजॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है म्यूसिलेज। जब इनका म्यूसिलेज समाप्त हो जाएगा तो ये सब के सब अलग हो जाएंगे। जितने स्पोर हैं सारे के सारे स्पोर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये स्पोर अलग हो गया, ये स्पोर अलग हो गया, ये स्पोर अलग हो गया, स्पोर सबके सब स्पोर अलग अलग हो गए। और एक में कब तक बंधे रहे? जब तक ये म्यूसिलेज रहा। म्यूसिलेज का काम क्या होता है? म्यूसिलेज का काम होता है कि इनको एक में बांधे रखना और हमेशा नमी जो है देते रहना। भाई लसलसा पदार्थ जो इनके अंदर भरा हुआ है, उसी लसलसे पदार्थ के कारण ये क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए भी हैं, और साथ ही साथ ये बंधे होने के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ बंधे हैं, और साथ ही साथ ये नम भी बने हुए हैं, वेटेड भी हैं, गीले भी हैं, क्योंकि इनके अंदर म्यूसिलेज पाया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब ये जब म्यूसिलेज वाटर को एब्जॉर्ब किया और म्यूसिलेज क्या हुए? वाटर में डिसॉल्व हो गए। पानी को शोषित करेगा तो पानी में इसके म्यूसिलेज क्या करेंगे? घुल जाएंगे। जब घुल जाएंगे जितने स्पोर है सब नेकेड हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे ने अपनी बुक में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब ये श्लेष्म जो होता है, ये श्लेष्म घुल जाता है तो इसके सारे के सारे स्पोर क्या होते हैं? वो नंगे हो जाते हैं, नेकेड हो जाते हैं। जब ये स्पोर नेकेड हो जाएंगे, नेकेड होने के बाद ये काफी समय तक ऐसे जाकर के ग्राउंड सरफेस पर पड़े रहेंगे। जहां पर इनकी ह्यूमिडिटी मिली है, नमी मिली है,
ये वहीं पर अपने जो है जाकर पड़े रहे अलग अलग। तो इसके ऊपर कुछ न कुछ स्लेश भरा जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कुछ न कुछ स्पोर के ऊपर स्लेश भरा गया है और आप जा रहे हो, तो यही काई जिसको बोलते हो आप, एल्गी यही है। अगर इसके ऊपर से आप जा रहे हो, स्लेश है, उस पर क्या करते हैं आप? स्लिप कर जाते हैं ना, आसानी से स्लिप कर जाते हैं। स्लिप क्यों करते हैं? यही म्यूसिलेज के कारण स्लिप करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एल्गी में देखा गया, सबसे ज्यादा मात्रा में एल्गी में यही पाया जाता है, पामेला स्टेज। अर्थात ये 4 महीने की तो बरसात होती है, 8 महीने तो ड्राई रहता, सूखा रहता है। तो 4 महीने में स्पोर ये जर्मिनेट माने बन तो गए, लेकिन जो 8 महीने रहे हैं वो इस तरह से कवच को बनाकर किसी के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं। जब वो 4 महीने रेनी सीजन आता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रेनी सीजन में आप लोग ज्यादा मात्रा में एल्गी देखे हैं, सवालों को आपने ज्यादा मात्रा में देखा है। जहां जैसे ही आप घर से बाहर निकलते पता चला कि सवाल लगे हुए और आप स्लिप करके गिर गए उस पर। तो स्लिप करने का रीजन क्या होता है कि इसके ऊपर म्यूसिलेज का पाया जाना, इसके ऊपर एक ऐसे विशेष प्रकार के लसलसे द्रव का पाया जाना जो कि इसको नमी प्रदान कर रहा है। वह लसलसा द्रव हमें और आपको गिराने के लिए नहीं होता, वह लसलसा द्रव किस लिए है कि इसके स्पोर को हमेशा नमी प्रदान करे। क्यों बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब इसके स्पोर को नमी देता रहता है, वो नमी के लिए है। जब इसके स्पोर को नमी देता रहेगा, इसका स्पोर नम हुआ रहेगा, जाहिर सी बात है अब इसका स्पोर डेवलप करेगा, अब इसका स्पोर डेवलप करेगा और डेवलप करके एक प्लांट ऐसा बनाएगा जो बहुत ही माइन्यूट प्लांट होते हैं, जो कि नॉट कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आईज। ये नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आई ना? तो आप कहीं से स्पोर को उठाइए, कहीं से आप स्पोर को उठाइए, इसको ले जाइए, ले जाकर देखना शुरू करिए। देखने के बाद आप सारे स्पोर आपको दिखाई देंगे, जर्मिनेट करते हुए दिखाई देंगे, डेवलप किए हुए स्पोर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप वैसे नंगी आंखों से देखना चाहेंगे तो नंगी आंखों से आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। अभी हम आपसे बोले बेटा जाओ एक काई निकाल कर खिलाओ, तो काई के झुंड से एक काई आप निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। रीजन, एक दूसरे के साथ इतना तेजी के साथ उसी म्यूसिलेज से बंधे हुए हैं, आप एक को अलग नहीं कर सकते, आप जो उनमें से एक को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से म्यूसिलेज से साथ जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है पामेला स्टेज, अर्थात श्लेष्मस्थता। श्लेष्मस्थता का अर्थ यह होगा जिसके अंदर श्लेष्म पाया जाए। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर अगर श्लेष्म पाया जा रहा है तो डेवलपमेंट होगा, और श्लेष्म नहीं पाया जा रहा है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो श्लेष्म अगर जहां नहीं पाया जाता, ड्राइनेस कंडीशन हो जाती है, अगर श्लेष्म नहीं पाए गए, ड्राई हो गए, तो ये स्पोर डेड भी कर सकता है, लेकिन एकाइनिट का स्पोर डेड नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, पामेला स्टेज का स्पोर डेड कर सकता है लेकिन एकाइनिट का स्पोर डेड नहीं करेगा। उसका रीजन मैंने बताया कि एकाइनिट जो होते हैं वो अपने ऊपर एक मोटी सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन पामेला स्टेज अपने ऊपर मोटी सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। क्लियर हो गया? इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको एक ऐसा रिप्रोडक्शन बताया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में रहा, अलैंगिक जनन के केस में रहा। तो अलैंगिक जनन की विधि में आपने देखा कि एल्गी में समान रूप से पाया जा रहा है, ठीक ना? अब थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। बहुत सिंपली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि जो चल बीजाल बनते हैं, जू स्पोर जो बनता है, ये जू स्पोर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के मैंने बताया ना, एक जो है मेल होता है और एक फीमेल, एक को जो है माइक्रोजूओ स्पोर, एक को मेगाजूओ स्पोर बोला जाता है, ठीक ना? तो माइक्रो हमेशा छोटा होगा, मेगा हमेशा बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन मैंने और भी बताया कि मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। अब आप देखिएगा कि ये एक स्पोर है, ध्यान से देखिएगा, फिगर समझ में आ जाए, एक स्पोर है, ठीक ना? और सेम साइज का अगर ये दूसरा स्पोर आ गया, सेम साइज का अगर ये दूसरा स्पोर आ गया इस तरह से, तो सबसे पहले ये अपने फ्लैजिला को एक दूसरे से मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे? फ्लैजिला को। ध्यान दीजिएगा, जब ये फ्लैजिला को मिलाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक में मिलेगा और किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जब ये फ्लैजिला को मिलाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लैज्मोगैमी। क्या बोला जाता है? फ्लैज्मोगैमी, अर्थात फ्लैजिला के मिलाने। सबसे पहले फ्लैजिला का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये फ्लैज्मोगैमी कहा जाएगा। अब ये फ्लैजिला को मिला लिए, फ्लैजिला को मिलाने के बाद आगे देखिए क्या कर रहे हैं। अब ये आगे आने के बाद ये फ्लैजिला को मिला लेने के बाद अब ये आगे आ रहे हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए,
अब ये स्पोर, ये देखिएगा 4 हो गए, 2 इसके 2 इसके 4 हो गए कि नहीं हो गए? 4 फ्लैजिला हुए ना। इसका न्यूक्लियस अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है। अब इन दोनों के बीच की वाल जो है ये समाप्त होगी और इनके साइटोप्लाज्म एक में मिल जाएंगे। क्या होगा? साइटोप्लाज्म एक में मिल गए ना, साइटोप्लाज्म एक में मिल गए। और जब साइटोप्लाज्म एक में मिल गए, दोनों के साइटोप्लाज्म अगर एक में मिल जाते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है बेटा साइटोगामी। क्या बोलते हैं? साइटोगामी। ध्यान दीजिएगा, जब ये फ्लैजिला को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? फ्लैज्मोगामी। क्या बोलते हैं? फ्लैज्मोगामी। जब ये अपने साइटोप्लाज्म को मिला लेंगे तो क्या बोला जाएगा? साइटोगामी। क्या बोला जाएगा? साइटोगामी। फिर आगे बढ़िए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। अब यहां पर आप देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब आप देखिएगा यहां पर फिर से अब इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब ये एक न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में आकर के फ्यूज कर गए। अब ये जो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ कि 2n स्टेज में हो गया न्यूक्लियस की नहीं? यहाँ n स्टेज में था, यहाँ n स्टेज में था, यहाँ n स्टेज में था, यहाँ n स्टेज में था। आपकी बुक में अगर x स्टेज में लिखा है तो आप उसको गलत नहीं काटेंगे, ठीक ना। x कहिए या फिर n कहिए, तो n स्टेज में है या फिर x स्टेज में है। जब ये दोनों मिलेंगे तो x मिलकर के कितना होगा? 2x, n मिलकर के कितना होगा? 2n। अर्थात यहाँ पर अगर हैप्लॉइड है तो यहाँ डिप्लॉइड हो जाएगा। आई बात समझ? यहाँ अगुणित है तो यहाँ द्विगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। अब इसके अंदर कितने फ्लैजिला है बताओ? 4 फ्लैजिला है ना, लेकिन न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड है। न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड है। अब आगे आइए, अब ये अपने फ्लैजिला को जो है 36 घंटे तक माने 36 आवर्स तक के फ्री फ्लोटिंग करेंगे, तैरेंगे। तैरने के बाद अपने फ्लैजिला को गिरा देंगे। फ्लैजिला को क्या करेंगे? गिरा देंगे। जब फ्लैजिला को गिरा देते हैं तो गिरा देने के बाद अब इनके न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल, एक मेल एक फीमेल, आइसोगैमस। कौन सा है? आइसोगैमस, जिसमें दोनों आइसोगैमस, इसको नोट करते रहिएगा, आइसोगैमस है ये। आइसोगैमस का अर्थ होता है जिसमें जो है दोनों आकार एक समान हो, उसको आइसोगैमस कहा जाएगा। तो आइसोगैमस की कंडीशन है। तो एन आइसोगैमस रहेगा तो फर्क कितना ही रहेगा कि एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। रिप्रोडक्शन सेम ऐसे ही होना है, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, ऐसे न्यूक्लियस को विभाजित करेंगे और ये 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4। 2 तो ऑलरेडी मिले ही थे, अब ये 2n स्टेज में आया तो अब इसका रिडक्शन डिवीजन करेंगे। कौन सा डिवीजन करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन मींस अर्धसूत्री कोश का विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? जनकीय गुणसूत्रों की आधी। गुणसूत्रों की संख्या जनकीय गुणसूत्रों की संख्या की आधी। तो n है तो n का आधा हो जाएगा n/2, और 2n है तो इसका हो जाएगा n/4। कितना हो जाएगा? n/4। अर्थात ये 4 जो है न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करेंगे। कितने फॉर्मेशन करेंगे? 4। अब यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया इसने, 4 न्यूक्लियाई बना लिए, हो गया ये। अब ये साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया, इन्होंने साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया, इन्होंने साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया, इन्होंने साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया। सब इसी के अंदर साइटोप्लाज्म को कवर कर रहे हैं। क्लियर। अब जब ये साइटोप्लाज्म को कवर कर लिए, अब आगे देखिएगा, अब ये आगे निकल करके इसको ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए बाहर में आएंगे। ये देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। जब दोनों मेल और फीमेल, माने एक को प्लस एक को माइनस बोल रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों आकर के आपस में मिल गए तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया। जब तक मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में आकर डिफ्यूज कर गए और यहाँ पर 2n स्टेज का जाइगोट बनाया। और जब 2n स्टेज का जाइगोट बन गया तो इसमें रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो गया, अर्धसूत्री कोश का विभाजन प्रारंभ हुआ। जब रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हुआ तो रिडक्शन डिवीजन के बाद ये कितने बनाए? 4 अलग अलग जो है ये स्पोर बना लिया। बस समझ में आई ना। अब ये 4 जो अलग अलग बना रहे हैं, यही चारों अलग अलग जो है, ये चारों अलग अलग क्या करेंगे? ये डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद आप देखेंगे इसमें इसी के अंदर फ्लैजिला का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और सबके सब किस कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन में हो गए। किस कंडीशन में हो गए? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड था ये डिप्लॉइड था ना, 2n था, डिप्लॉइड था। अब ये 4 बना लिए, फिर क्या हो गए? हैप्लॉइड। अब ये चारों बाहर निकलेंगे, फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इस तरह से फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, आपने देखा। अर्थात ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
आइसोगैमस में जब दोनों बराबर हो और अनआइसोगैमस में एक बड़ा और एक छोटा हो। क्लियर, समझ आया कि नहीं? तो ये होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, जिसको मैंने बताया कि आपको अभी से आप पढ़ रहे हो, 11th से आप पढ़ रहे हो, 12th में आप पढ़ोगे और 9th में आप सिर्फ इसका एग्जाम्पल पढ़े और 11th और 12th में आकर के आप जो है इसको क्लियर किए, 12th में आप पहुंच गए तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन किए और ग्रेजुएशन में जाओगे तो अभी और भी ज्यादा एक एक करके उसके भी विषय में डिस्कस किया जाएगा। तो मैं सिर्फ अभी आपको इसी लेवल तक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जाकर के 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए और जो कि साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को एकत्रित करके फिर से जो है नए पौधे को जन्म देता है और इस तरह से नया यूलोथ्रिक्स और नया स्पर वगैरह तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ आज मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप लोगों को जो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, मोस्टली बोला जाए तो रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स और स्पर वगैरह, ये दोनों जो थायलॉइड है जिसको हमने कहा थाइलोफाइट एल्गी है, बैग लाइक स्ट्रक्चर वाले एल्गी हैं, इस एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन किया है और 5 टाइप्स का मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिट, पामेला स्टेज। अभी इसके और भी है, मैंने कहा 11 टाइप्स ऑफ हैं, तो आपको 5 टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल तक 5 टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन तो जो हो रहा है वो किस प्रकार का है। इसको मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आप सभी को ये बताया और मैं इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा। तब तक के लिए हम आप सभी से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।